तो 2025 की बरसात या फिर अगर मैं कहूँ मॉनसून ने ऐसे गहरे जख्म छोड़ रही है जो शायद ही इंसान अपनी जिंदगी में भुला पाए, फिर चाहे वो मंडी की आपदा हो या धराली का विनाश हो। सेम वही स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो डायग्राम इमेजरी है आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे सेम, कि जिस तरह से लैंडस्लाइड है या कोई एवलॉन्च आया जिस वजह से लेक ओवरफ्लो हुई और निचले लो लाइंग एरियाज के अंदर वहां पे ग्लेशियर्स हैं, तो इट मींस ग्लेशियर लेक्स भी होंगी क्योंकि ये हिमालयन रीजन है। तो इन्हीं ग्लेशियर लेक्स के अंदर सडनली ऐसा माना जा रहा है अभी रिसेंट स्टडीज के अंदर कि यहां से ये आ रही है आपकी वो खीर गंगा स्ट्रीम। दिस इज योर खीर गंगा स्ट्रीम। अब ये जो खीर गंगा है इसी में सडनली माउंटेन पे जो आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी, ओरो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंटेन। क्लियर है? और जनरली जो क्लाउड बर्स्ट के लिए आप हेलो ऑल दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। साल 2025 की अगर बात करें तो 2025 की बरसात या फिर अगर मैं कहूँ मॉनसून ने ऐसे गहरे जख्म छोड़ रही है जो शायद ही इंसान अपनी ज़िंदगी में भुला पाए, फिर चाहे वो मंडी की आपदा हो या धराली का विनाश हो। दोनों ही केसेस के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेचुरल डिजास्टर का हमने वो रूप देखा जिसने पूरे देश को भी झकझोर दिया और साथ के साथ इंसानी सभ्यता के ऊपर भी कई सवालिया चिन्ह खड़े कर दिए। तो आओ समझते हैं कि इन दोनों विनाश की कहानी किस तरह से रही और क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं धराली विनाश की, तो धराली विनाश के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले एक ग्लेशियर को, कि ग्लेशियर के अंदर जो ग्लेशियर लेक्स होती हैं वो किस तरह से बनती हैं और आगे चल के ये किस तरह से तबाही करेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं पर्टिकुलरली ग्लेशियर लेक की बात करूंगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्लेशियर है और इसके पेरीफ्री में आपको नीचे ये एक ग्लेशियर लेक देखने को मिल रहा है जिसको मैंने अभी एनसर्कल कर दिया है यहाँ पे। क्लियर है बात? तो ये है बेसिकली एक ग्लेशियर लेक। और जनरली आप देखते हैं कि ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं अपने साथ, तो ग्लेशियर अपने साथ जब मूव करेंगे तो उसके साथ जो भी वहां पे मिट्टी होगी या फिर कुछ चट्टानें रखी होंगी वो भी उनके साथ स्लाइड डाउन करती हैं। और जब इस तरह की ये जो पत्थर और आइस का जो मिश्रण है, इसी को हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ज्योग्राफी के अंदर जिसको हम बोलते हैं मोरेन्स। तो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? मोरेन्स बोलते हैं। और ये मोरेन्स हैं ये नेचुरली एक बैरियर का काम करते हैं, मतलब एक डैमिंग का काम करेंगे। मतलब ये जो जैसे ये ग्लेशियर लेक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ध्यान से कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है, ये जो ग्लेशियर मेल्ट हुआ है, बट आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से बहुत धीरे धीरे करके ये पानी निकल रहा है। बट पर्टिकुलरली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से ये एक डैम का काम किया हुआ है जहाँ पे चट्टाने और आप देख रहे होंगे कि बर्फ का जो मिश्रण है इसने एक तरीके से इस रीजन के अंदर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बांध के रख दिया है इस फ्लो को। तो जिस फ्लो को जिस यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो फ्लो बंधा हुआ है इसी को हमने क्या कह दिया? इसी को हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये मोरेन की वजह से यहाँ पे क्या हो गई है? इस ग्लेशियर लेक की डैमिंग हो गई है। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की बात करूंगा तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता क्या है? नाम से जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ग्लेशियर लेक होगी, वो बर्स्ट हो जाएगी और उसकी वजह से क्या आ जाएगा? फ्लड आ जाएगा। तो बेसिकली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट में आपको बहुत रैपिड फ्लो ऑफ वाटर देखने को मिलेगा, सडन फ्लो ऑफ फ्लड देखने को मिलेगा। जनरली जो कि ग्लेशियर की कोई भी लेक होगी जिसको कि मोरेन्स ने बांधा होगा, और जब वो मोरेन्स एकदम से ब्लास्ट आउट होंगे, आउटबर्स्ट होंगे, और जिस वजह से आपको बहुत सारा रैपिड फ्लो ऑफ वाटर देखने को मिलेगा, उसी को मैं क्या बोल दूंगा? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बोल दूंगा। और ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है इसको डिफरेंट वे से ट्रिगर होते हैं, जिसमें कि आपके एवलॉन्चेस हो गए, अर्थक्वेक हो गए, या फिर ग्लेशियर्स कोई मेल्ट कर रहे हैं। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इंडिया के अंदर जो हिमालयन रीजन है वो इस पर्टिकुलर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। मतलब वहां पे आपको सबसे ज्यादा इस तरह के ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इंडिया के अंदर हिमालयन रीजन के अंदर आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाएंगे। इस चीज को समझते हैं हम इस डायग्राम के बिहाफ पे। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे ये कोई ग्लेशियर रखा हुआ है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये कोई ग्लेशियर्स है, ये भी पहाड़ हैं और ये ग्लेशियर्स रखे गए हैं यहाँ पे, इन पे भी ग्लेशियर्स की आप स्नो देख रहे होंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, आप ध्यान से देखना,
ये जो ए कैटेगरी है, मान लो कि अगर उसी ग्लेशियर पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई, क्लियर, तो बहुत ज्यादा बारिश होगी तब भी आपका पानी का लेवल बढ़ेगा, तो भी आप देखोगे कि यहां से फ्लड्स आएंगे। सेकेंडली ये हो सकता है कि यहां पे पर्टिकुलरली कोई एवलॉन्च आ जाए, क्लियर। तीसरी कंडीशन, सडनली कोई लैंडस्लाइड आ जाए, अगर एवलॉन्च भी इस पानी में आएगा तब भी इसको धक्का लगेगा मोरेन को। लैंडस्लाइड हो गया तब भी वाटर के लेवल में आपको चेंज आएगा। इवन आप देखेंगे कि यहां पे अगर कोई बर्फ मेल्ट कर गई इस पॉइंट पे, तब भी आप देखोगे कि पानी का वो डैम है वो टूट के निकल जाएगा आगे को। इवन आपका मेल्टिंग हो रही है पर्टिकुलरली आइस की, मोरेन की, या फिर इवन अर्थक्वेक आ गए, मान लो वहां पे उस रीजन के अंदर अर्थक्वेक आ गया, तब भी ये जो मोरेन है इसका जो डैमिंग है ये टूट जाएगी। और इवन वर्स्ट केस के अंदर अगर ये ओवरफ्लो ही कर जाए यहां से, तो ये सब कारण हैं जिस वजह से आप देखोगे कि जो भी ग्लेशियर की जो लेक्स होंगी वो वहां से टूटेंगी और निचले लो लाइंग एरियाज के अंदर वो तबाही करेंगी। आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो मोरेन जो है वो एक डैमिंग का काम कर रहा है, बट ये डैमिंग कैसी होगी, वीक होगी। क्यों? क्योंकि इस पे कोई भी हमने प्रॉपर, जैसे आप अर्थन डैम देखते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होती है, जिसमें हमने पानी को प्रॉपरली थ्रू सीमेंट के थ्रू हमने प्रॉपर सीमेंटिंग की है और प्रॉपर स्टील के स्ट्रक्चर्स डाले हैं, जिसकी वजह से वो जो डैम है स्ट्रांग हो गया है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब होगा क्या, यहाँ पे सडनली, क्योंकि ये वीक मोरेन्स की डैमिंग है, तो सडनली इसके अंदर जैसे ही इसको जरा सा भी धक्का लगेगा ये एकदम से टूटेगा और निचले लो लाइंग एरियाज में सारा ग्लेशियर लेक का पानी सडनली रश कर जाएगा और वो तबाही करेगा। अब सेम वही कहानी लिखी है कि वीक स्ट्रक्चर ऑफ मोरेन डैम लीड्स टू फेलियर ऑफ मोरेन डैम ऑन द टॉप ऑफ ग्लेशियर लेक विच होल्ड्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। और इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रीम डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग, और निचले एरियाज में आपको बहुत ही ज्यादा फ्लडिंग देखने को मिल जाएगी। और इन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के अंदर आपको मिलियन ऑफ, मतलब लाखों क्यूबिक मीटर पानी बहुत ही शॉर्ट पीरियड में देखने को मिलेगा, और पीक फ्लो लगभग 15,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड जो पानी है इस इवेंट्स के अंदर देखने को आपको मिलेगा। तो आई होप यहां तक आपको कहानी समझ आई होगी कि ग्लेशियर लेक किस तरह से फटती हैं। अब इसी की इंप्लीमेंटेशन को हम देखेंगे धराली के ऊपर, जहां पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बादल फटा है या फिर कुछ और चीज हुई है। शुरू में तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि आई थिंक कि बादल फटा है, बट जैसे जैसे इसके ऊपर और स्टडी हुई या अभी हो भी रही है, तो वहां से ये डिफरेंट स्टोरी निकल के आ रही है कि यहाँ पे बादल के अलावा शायद कुछ और चीज हुई है। तो जहां पे जो मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी इस समय पे निकल के आ रही है वो कहानी आ रही है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की। तो पहले आपने समझ लिया कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है, अब इसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे धराली के ऊपर। सेम वही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो डायग्राम इमेजरी है आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, सेम कि जिस तरह से लैंडस्लाइड है या कोई एवलॉन्च आया जिस वजह से लेक ओवरफ्लो हुई और निचले लो लाइंग एरियाज के अंदर आपको फ्लड देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोरेन की जो वॉल थी ये क्या हो गई, ब्रीच हो गई। तो इट मींस ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के लिए आपको मेजर चीज क्या है कि जो मोरेन की जो डैमिंग है, ये मोरेन की डैमिंग कैसी होगी, मोरेन की जो डैमिंग है ये होगी आपकी वीक। और जब ये वीक होगी तो इसकी वजह से जब सडनली आपको चाहे एवलॉन्च है, अर्थक्वेक है, या आपका क्लाउड बर्स्ट हुआ या लैंडस्लाइड हुआ, तो इस वजह से ये डैमिंग क्या हो जाएगी, वीक की वजह से बर्स्ट आउट हो जाएगी। और जब ये बर्स्ट आउट होगी तो क्या होगा, वहां पे आएंगे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आ जाएंगे, जिसका के रूप हम धराली में कह भी रहे हैं अभी तक। तो आओ समझते हैं अब इस चीज को। अब आप ये देखो, ये है आपका धराली गांव, ये उत्तराखंड का धराली गांव। ये जो आप मेरे पीछे इमेजरी देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये सारे हैं व्हाइट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है इन्हीं ग्लेशियर्स को। अब वहां पे ग्लेशियर्स हैं तो इट मींस ग्लेशियर लेक्स भी होंगी, क्योंकि ये हिमालयन रीजन है। तो इन्हीं ग्लेशियर लेक्स के अंदर सडनली ऐसा माना जा रहा है अभी रिसेंट स्टडीज के अंदर कि यहां से कोई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ और जिसने इस पूरी स्ट्रीम वैली के अंदर यहां पे आके एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक फ्लड
ले आया धराली गांव के अंदर। अब पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे धराली की टोपोग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए, आप इधर से या इस तरह से वी शेप वैलीज देखने को मिल जा रही हैं, वी शेप वैलीज देखने को मिल रही हैं। इवन यहीं पे ये एक स्ट्रीम चल रही है, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहीं पे एक स्ट्रीम चल रही है जिसको मैं नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। इस स्ट्रीम का नाम है खीर गंगा स्ट्रीम, खीर गंगा स्ट्रीम। अब कहा यह जा रहा है कि इसी खीर गंगा स्ट्रीम में पर्टिकुलरली अगर मैं यहां पे बात करूं इस चीज को, यहां पे ये जो ये खीर गंगा स्ट्रीम है, यहां पे मैं इसको यहां पे दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं पर्टिकुलरली, तो आप यहां पे ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। ये जो खीर गंगा स्ट्रीम है, ये दिस इज खीर गंगा। इसी खीर गंगा पे हुआ क्या कि ये जो वन खीर गंगा है, यहां से जो ग्लेशियर लेक टूटी और वो उसने इस खीर गंगा स्ट्रीम के अंदर सडनली मिलियन ऑफ क्यूबिक पर, अगर मैं बात करूं मिलियन क्यूबिक वाटर आप पर सेकंड उसने फ्लो कर दिया वहां पे, जिस वजह से आपको यहां पे हैवी फ्लडिंग देखने को मिली और नीचे धराली के अंदर आपको उसका कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट देखने को मिला। अगर स्पेसिफिकली आप बात करेंगे यहां पे इस इमेज पे आप देखेंगे तो यहां से ये पर्टिकुलरली आपको NH34 यहां से पास होता हुआ देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर। यहां पे ये है NH34 जो कि धराली से पास कर रहा है। ये सैटेलाइट इमेजरी ली गई है गूगल से, इंडिया टुडे ग्रुप और डिफरेंट रिसोर्सेज का यहाँ पे यूज किया गया है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अब होगा क्या, आप ध्यान से देखना, ये ओरिजिनल ये है पुराना डेटा लिया गया है, लगभग आज से 5-7 साल पुराना डेटा है, जहां पे आप ये देखोगे कि रिवर का जो फ्लो है, जो खीर गंगा का फ्लो है, वो डिफरेंट मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। कुछ यहां से इस तरह से। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये जो छोटे छोटे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सब कुछ ना कुछ हद तक ये सेटलमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो मैं यहाँ पे ये डॉटेड रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। अब होता क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि पुराने समय में इसका फ्लो कुछ इस तरह से था और कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे कि रिवर जैसे ही तलहटी में आ रही है, ये अपने आप को वाइडन कर रही है। बट लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे इसी के किनारे बैंक्स पे ही अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स कर दी हैं। इवन आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि यहाँ पे पूरी तरह से एक तरीके से एक फैन बन जा रहा है, जिसको मैं अगर कहूं पर्टिकुलरली कहूं अलूवियल फैन टाइप की एक फॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है आपको यहाँ पे। ये इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट मींस यहाँ पे आपको एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो डिफरेंट ब्रेडेड चैनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे जब ये ब्रेडेड चैनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं और लोग इन्हीं के किनारे बस रहे हैं, तो इट मींस दे आर ससेप्टेबल टू दी फ्लड्स, कि कभी भी यहाँ फ्लड्स आएंगे तो रिवर अपना पाथ जो है रिट्रेस करेगी, जिस वजह से यहाँ पे आपको चीजें खराब या फिर तबाह होती हुई नजर आएंगी। अब ध्यान से देखना कि हुआ क्या वहां पे धराली के अंदर। ये है आपकी एज पर दी एस्टिमेटेड ओरिजिन साइट एज पर दी फुटेज, कि मतलब यहां पे कहीं वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ, ये अपने साथ मड और साथ में पर्टिकुलरली पत्थर जो भी इसके रास्ते में आए इसको लाया और इसने कहीं ना कहीं इस जो रेड कलर का एरिया जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अफेक्टेड एरिया के अंदर इसने डिपॉजिट कर दिया। आसान भाषा में अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज योर पर्टिकुलरली ये आ रही है आपकी वो खीर गंगा स्ट्रीम, दिस इज योर खीर गंगा स्ट्रीम। अब ये जो खीर गंगा है, इसी में सडनली वो पानी आया और आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इस तरह की जो शेप बन रही है, ये जो ये शेप बन रही है, ये कैसी है, ये एक रिवर यहाँ पे मेंडर करती हुई आपको देखने को मिल रही है। मेंडरिंग ऑफ रिवर हो रही है यहाँ पे। और जब इस मेंडरिंग ऑफ रिवर होगी तो खास करके पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो रीजन है स्पेसिफिकली जिसको मैं अब येलो से शेड कर रहा हूं, ये इस पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम इरोजन देखने को मिलेगा। इस पॉइंट के ऊपर आपको मैक्सिमम इरोजन होता हुआ देखने को मिलेगा।
अब आप खुद सोचिए कि जब रिवर में पानी इतना हाई फ्लो पे आएगा तो मैक्सिमम इरोजन इसी साइड पे तो होगा, तो ये वाली साइड है दैट इज मोर ससेप्टेबल टू द इरोजन, और या फिर अगर मैं कहूं फ्लड के लिए, तो इसलिए ये वाला हिस्सा जो है आप देखोगे कि तबाही भी इसी रीजन के अंदर आपको मैक्सिमम देखने को मिली। और आप ये देखेंगे कि ये जो सेक्शन है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू स्ट्रक्चर्स बिल्ट ऑन द रिवर प्रीवियस कोर्स वर रेज्ड, ये मतलब पूरी तरह से वाइप आउट होते हुए आपको अब नजर आएंगे यहां पे। क्लियर है बात? सडनली वो ग्लेशियर लेक फटी, नीचे रिवर प्लेन एरिया के अंदर तलहटी में आके मेंडरिंग कर रही थी, और ये जो मेंडरिंग जब हुई तो इसने इस स्ट्रक्चर्स को, जो कि न्यू स्ट्रक्चर्स इस तरफ बने, ये पूरी तरह से तबाह हो गए। और ऑब्वियस सी बात है, आपने कहानी सुनी भी होगी कि अगर आपने कहावत सुनी होगी कि रिवर जो है अपना रास्ता दोबारा से रिट्रेस करती हैं, तो ये कहानी कुछ उसी तरह से हमें प्रतीत होती हुई नजर आ रही है। जबकि जो ओल्डर सेटलमेंट्स थी वो सेफ एरिया में थी, जो कि रिमेन अनटच्ड रही। क्यों? क्योंकि रिवर का कोर्स पहले इसी तरह से तो था यहां से, ठीक, कुछ कोर्स इस तरफ भी था, तो तबाही जो थी वो इसी सेक्शन के अंदर आपको मैक्सिमम देखने को मिली। अगर आप ये देख भी रहे होंगे, दिस इज योर खीरगाद नाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है आप पर्टिकुलरली जो रेड एरिया के अंदर है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे ये वही जो अलूवियल फैन वाला जो डिपॉजिट, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एक तरीके से अलूवियल फैन डिपॉजिट्स या फिर ब्रेडेड चैनल्स जहां थे, ये पूरा ही हिस्सा, ये हिस्सा जो था क्या हो गया है, वाइप आउट हो चुका है। क्लियर है बात? तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं जो बाद में यही खीर गंगा रिवर जो भागीरथी में मिलती है, यहां आके इस पॉइंट पे जो कॉन्फ्लुएंस हो आपको देखने को मिल रहा है, तो ये रीजन जो था सबसे अफेक्टेड हुआ। क्लियर हुई कहानी? इसके बाद आप इस तरह से आप ये देखिए, यहां से ये सडनली ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, और इधर से ये जो मेंडरिंग था, ये सेक्शन जो था रिवर का ओल्ड कोर्स यही था जो हमने अभी पीछे इमेजरी में देखा, जो ओल्ड कोर्स था वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। तो रिवर ने फिर से वही पाथ अपना रिट्रेस कर लिया, और इस वजह से आपको वाइड स्प्रेड लेवल पे डैमेज देखने को मिला। और आप इसको इस इमेजरी से फिर ध्यान से देख सकते हैं कि ये वही कोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो वहां पे इस तरह से आपको देखने को मिला। क्लियर है कहानी? तो इस तरह से आप देखेंगे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट किस लेवल पे कितनी खतरनाक तबाही उसने धराली के अंदर मचाई। अब बिफोर और आफ्टर इमेजेस देखिए, यहाँ पे देख भी लीजिए आप, रिवर मेंडर करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रही है। और इस लेवल पे ये सारे जितने भी हिस्से थे, ये रिवर का जो ओल्ड कोर्स था पूरी तरह से ये इस तरह से डिवाइड हुआ, यहाँ से ये फ्लड और पूरी तरह से वाइप आउट होता हुआ। बिफोर और आफ्टर की इमेजेस आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब अगर मैं बात करूं मंडी आपदा की, तो जहां जिसमें कि क्लाउड बर्स्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है, तो वहां पे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट है, तो अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ आईएमडी, तो आईएमडी एक डेफिनेशन देता है क्लाउड बर्स्ट की कि बेसिकली यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट जो होगा किसी लोकलाइज्ड एरिया के अंदर होगा, और वो एरिया 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया होगा, और वहां पे 1 घंटे या फिर उससे कम में अगर 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा रेनफॉल हो जाए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? क्लाउड बर्स्ट बोल देते हैं। तो आप ये देख भी लीजिए, अकॉर्डिंग टू आईएमडी, दैट इज एरिया इज लोकलाइज्ड and 10 centimeter or more of rain falls within a short period, typically an hour or less, and over a small area of 10 kilometer square, जिस वजह से आपको वहां पे बहुत बड़ा पानी का फ्लो देखने को मिलेगा, सडन टॉरेंशियल डाउनपोर होगा पानी का, और उस वजह से आपको वहां पे फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स आपको ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। अब ध्यान से देखना आप इसी इमेज को कि यहाँ पे होगा क्या। सडनली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्लाउड बर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब हुआ दैट इज माउंटेन पे जो आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। ओरो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंटेन। क्लियर है? और जनरली जो क्लाउड बर्स्ट के लिए आपको मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे ये जो पहाड़ के ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे ये फ्लैट बेस वाले जो क्लाउड्स एसोसिएटेड होंगे यहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, आपको क्यूमुलोस या क्यूमुलस क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो जो क्यूमुलस क्लाउड्स होंगे, जो क्यूमुलस क्लाउड्स एसोसिएटेड होंगे इसके साथ, और जनरली क्यूमुलस क्लाउड में भी एक स्पेशल कैटेगरी आएगी दैट इज नोन एज क्यूमुलो प्लस निम्बस क्लाउड। That is cumulonimbus clouds are associated with this
पर्टिकुलर क्लाउड बर्स्ट। अब होगा क्या, ध्यान से देखना कि यहां से ये बादल जो हैं नीचे से मॉइस्चर पिक करेंगे और धीरे धीरे ये एक बादल की फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे ये बारिश करना शुरू कर देंगे। बट ये जो जो बारिश होगी ये एक लोकलाइज्ड एरिया में 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में होगी और 1 घंटे के अंदर या इससे कम में क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा का रेनफॉल हो जाएगा। अब पर्टिकुलरली जब आप देखेंगे कि यहां से ये जो गर्म हवा है, या पर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि जो इवेपोरेशन हो रहा होगा, या फिर अगर मैं ये जो मॉइस्ट एयर ऊपर, ये जो मॉइस्ट एयर है ये जो ऊपर उठ रही होगी, इसी कंडीशन को मैं क्या बोल दूंगा, ये जो ऊपर उठ रही है ये कंडीशन, इसी को मैं बोल दूंगा अप ड्राफ्ट कंडीशन बोल दूंगा मैं इसको। दैट इज अप ड्राफ्ट की जो बादल बने। अब बादल जब बनेंगे तो कंडेंस भी होंगे, और जब ये कंडेंस होंगे पर्टिकुलरली तो आप देखोगे कि ये जो ये शेप आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड और ये टॉरेंशियल डाउनपोर करेंगे। अब होता क्या है कि ये जो नीचे से जो बादल बने, ऑब्वियस सी बात है कि पहाड़ों के ऊपर ऑलरेडी ठंडी हवा मौजूद होती है, क्योंकि हाई हाइट पे आप जाओगे तो टेम्परेचर आपको डिप होता हुआ नजर आएगा। अब जो ये बादल बने हैं इन पर्टिकुलरली पहाड़ों में आपको देखते हो कि वैली सेक्शन भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो सडनली जो एक ठंडी हवा का एक पैकेट आएगा वो इन बादलों को लॉक कर देगा किसी एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड रीजन के अंदर, और वहां पे वो ठंडी हवा जो है वो क्या कर जाएगी। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से सडनली एक कोल्ड एयर का स्ट्रीम आएगा और इन बादलों के अंदर लॉक कर देगा इन बादलों को, और जैसे वो इनसे टकराएगा वो क्या करेगा, इन बादलों के धक्का देगा, वो हवा जो ठंडी हवा होगी इनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको धक्का दिया जाएगा और सडनली बहुत हाई लेवल पे ये डाउनपोर स्टार्ट हो जाएगा किसी एक लोकलाइज्ड एरिया के अंदर, और इसी को मैं क्या बोल दूंगा, क्लाउड बर्स्ट बोल दूंगा। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जो जो पानी एकदम से नीचे आता है इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं डाउन ड्राफ्ट बोल देते हैं। और इसी डाउन ड्राफ्टिंग की वजह से आपको किसी रीजन के अंदर बहुत तेज बारिश देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड बर्स्ट। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि इन क्लाउड बर्स्ट के साथ आप एक चीज देखोगे कि ये लैंडस्लाइड को भी ट्रिगर कर देंगे, ये लैंडस्लाइड ट्रिगर करेंगे, या फिर आपके फ्लैश फ्लड्स को ट्रिगर कर देंगे ये, क्योंकि ये खुद सबसे इवन आप ये खुद देखोगे कि इतनी तबाही वैसे नहीं होगी जब एक लोकलाइज्ड एरिया में बारिश पड़ेगी, बट जो स्लोप एंगल है, स्लोप एंगल से क्या होगा, पानी बहुत स्पीड पे ग्रेविटी के साथ आएगा और एक रीजन के अंदर तबाही मचाना शुरू कर देगा। तो फ्लैश फ्लड्स एक बहुत बड़ा फैक्टर क्लाउड बर्स्ट के साथ एसोसिएटेड, इवन लैंडस्लाइड्स आप देखेंगे तो ये भी चीजें इसके साथ ही एसोसिएटेड हैं। अब अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं यहां पे कि कौन सा रीजन जो है इन खास करके क्लाउड बर्स्ट के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, तो आपका ये जितना भी पूरा हिमालयन सेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो हिमालयन सेक्शन है पूरा ही वल्नरेबल है क्लाउड बर्स्ट के लिए, और इसके साथ साथ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के लिए भी ये पूरा हिमालयन जो जोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाउड बर्स्ट एंड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। एंड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए दोनों ही फैक्टर्स, ये जितना भी हिमालयन रीजन है ये सारा रिस्पॉन्सिबल है। अब अगला मेन सवाल ये है कि क्या इन नेचुरल डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो जवाब है बिल्कुल ही नो। हम बारिश बता पाएंगे कि कितनी ज्यादा है कितनी कम है, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द क्वांटम ऑफ रेनफॉल। ये जो क्वांटम ऑफ रेनफॉल है इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से जो आपका क्लाउड बर्स्ट है उसको प्रेडिक्ट करना बिल्कुल ही नियर टू इम्पॉसिबल बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की बात करूं, इनको भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कब मेल्टिंग होगी आपके ग्लेशियर की या क्या क्या चीजें हैं, या कब ये मोरेन्स जो हैं कब ट्रिगर आउट होके बर्स्ट हो जाएंगे, तो इनको प्रेडिक्ट करना बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग काम है। येट जियो सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग डेटा से हम पता लगा पा रहे हैं कि कहां कहां पे ये लेक्स बन रही हैं, बट प्रैक्टिकली कब ये लेक्स फटेंगी इसके डेटा हमारे पास अभी तक नहीं है कि हम इसको प्रेडिक्ट कर पाएं। इसके साथ साथ अगर आप अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों ही डिजास्टर्स का,
तो पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर हम क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी की बात करें, जो कि एक थ्योरी स्टार्टिंग में सामने आ रही थी कि जहां पे कि उस रीजन के अंदर, खास करके धराली वाले रीजन में, कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बट पर्टिकुलरली आप अगर डेटा उठाओगे तो आप देखोगे कि उत्तरकाशी में तो सिर्फ, क्योंकि धराली जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, 13% ही नॉर्मल से ज्यादा बारिश आपको देखने को मिल रही है, जबकि हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल में 157%, हरिद्वार में 330%, नैनीताल में 126%, अल्मोड़ा 114, चमोली 124% बारिश आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इट मींस उत्तरकाशी के अंदर उतनी बारिश नहीं हुई। तो इट मींस इसको क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी में कह देना, ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल, अभी तक कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको ग्लेशियल आउटबर्स्ट से लिंक करना ज्यादा एप्रोप्रिएट या फिर ज्यादा सुटेबल थ्योरी माना जा रहा है, और अभी तक जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट भी इसी थ्योरी पे आगे काम कर रहे हैं। जबकि अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मंडी का ये करसोग और सिराज वाले रीजन के अंदर 1 घंटे के अंदर इस रीजन के अंदर लगभग आपको 14 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिली, 140 बारिश देखने को मिली, जिस वजह से पर्टिकुलरली यहां पे आपको क्या देखने को मिला, क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला। और ये क्षेत्र था आपका सिराज और करसोग वाला रीजन। दिस रीजन इज योर सिराज एंड करसोग रीजन के अंदर आपको वाइड स्प्रेड डैमेज देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहां पे, तो दोनों ही नेचुरल डिजास्टर्स, बट उनके इफेक्ट्स, उनका मैकेनिज्म दोनों ही डिफरेंट हैं, बट कॉमन चीज जो इनके अंदर देखने को मिली कि दे हैव कॉमनली impacted the human lives and the settlements. To conclude this, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, यहां पे दोनों ही नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर आपने देखा कि इंसानी जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ। और इसके लिए जो कारण अब निकल के जो आ रहे हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज एक तरीके से कॉन्स्टेंटली अब हमें अलार्म दे रहा है कि हमें अब जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उन पे लगाम लगानी है, ताकि हम इस क्लाइमेट को हम बचा सकें। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि चाहे हिमालय के अंदर, उत्तरकाशी रीजन के अंदर आप चाहे 4 धाम के जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, या हिमाचल के अंदर टनलिंग है, या 4 लेन का जो कार्य चल रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की जियोलॉजी को, यहाँ के क्लाइमेट को इम्पैक्ट पड़ा है, जो हमें अब समझना पड़ेगा, ताकि हम इस तरह के विनाश से बच सकें। और साथ के साथ हमें अब नेचर का भी उतना ही वैल्यू करनी है, क्योंकि अब हमें इस चीज से सबक लेना है कि हमें ह्यूमंस को और नेचर को कोएग्जिस्ट मिलके ही रहना पड़ेगा, तभी ये जगह जो है, ये जो रीजन्स हैं, ये सस्टेनेबली आगे ग्रो कर पाएंगे, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी तभी यहाँ पे ढंग से रह पाएगी। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक और आएं तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।